डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी इतिहास विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास में आपको मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन अर्थात हिंद चीन में किस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए वहाँ के लोग जागरूक हुए और किस तरह से उनको स्वतंत्रता मिली, संपूर्ण तमाम बातें मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं क्या कर रहा है, चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय कैसे हुआ, तो लिखेंगे टॉपिक हिंद चीन। क्या लिखेंगे बाबू? टॉपिक जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हिंद चीन। हिंद चीन, हिंद चीन। हिंद चीन क्या था और इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे पनपना था, कैसे उत्पन्न हुआ था, इस तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। डोंट टॉकिंग टॉकिंग में करेंगे। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे इसका इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बाबू कि जो यूरोप जो था, लिखिएगा हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। हिंद चीन कहाँ स्थित है बाबू? तो हिंद चीन जो है दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, स्थित है। अर्थात उसके बाद अगर दूसरा लिखोगे इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखोगे हिंद चीन का क्षेत्रफल, हिंद चीन, हिंद चीन का क्षेत्रफल, हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग लगभग 3 लाख, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बाबू? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या हुआ बाबू, लाइट कट गई, अब क्या होगा सुगो जी? मैथे होगा, क्या करे साक्षी? और हाथ एक छोड़ दे, मोबाइल नहीं, मोबाइल चला लो। क्या करो, लाइट कट गया तो सुगो लाइट लाइट चला के ना होगा, जाता है होगा, देखो करके हो रहा है। हम नींद दे रहे हैं, पढ़ाई ठीक हो रहा है। चलो तो सॉरी बाबू, लाइट कट गई थी तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्या करे, लाइट की व्यवस्था नहीं है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो हिंद चीन जो बाबू, हिंद चीन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है बाबू? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे इसके बारे में। अगला पॉइंट जो हो जाएगा वो लिखोगे हिंद चीन वर्तमान में, हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन में, हिंद चीन में वर्तमान में, हिंद चीन में वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में कौन कौन से देश आते थे वो देख लीजिए। पहला हो जाएगा वियतनाम, 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 लाओस, वियतनाम, लाओस, लाओस। उसके बाद और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, और कंबोडिया, और कौन आते बाबू? कंबोडिया, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार पूछ रखा है कि हिंद चीन में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, देश आते हैं, कौन से देश आते हैं, याद रखोगे, क्षेत्र आते हैं, क्षेत्र आते हैं। तो हिंद चीन जो है बाबू, हिंद चीन में 3 देश आते हैं। पहला कौन हो जाएगा? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अगला पॉइंट लिखेंगे इसका हिंद चीन से संबंधित, लिखेंगे हिंद चीन के उत्तर में, हिंद चीन के उत्तर में, हिंद चीन के उत्तर में, हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार,
म्यांमार 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 और चीन है। म्यांमार और चीन है। म्यांमार और कौन है बाबू? चीन देश है। यानी हिंद चीन जो होता है, हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये तीनों देश जो होते हैं मिलकर के हिंद चीन बनाते हैं। क्या बना है? कौन सा देश बना? हिंद चीन। और इसके उत्तर में जो है, हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार और चाइना देश है। कौन देश है? म्यांमार और चाइना देश है। उसके बाद देखो यहाँ लिखोगे चाइना देश है। जबकि दक्षिण की बात किया जाए, दक्षिण 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 में चीन सागर, दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र, पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र आते हैं। ठीक है। करा हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार और चीन दोनों मिल करके हैं। दक्षिण में चीन सागर आते हैं और पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र आते हैं। ठीक है। तो अब देखिए अगला पॉइंट लिखोगे, हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर, हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था। इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा देख समझिएगा बाबू क्या कर रहे हैं। जो हिंद चीन है, हिंद चीन में मुख्य रूप से 3 देश आते हैं। कौन कौन से 3 देश हैं? तो वो हो जाएगा आपका वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये तीनों देश मिलकर के हिंद चीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंद चीन। और आपको पता होना चाहिए ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश आते हैं। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार है। कौन सा देश है? हिंद चीन के उत्तर में कौन सा देश है? म्यांमार और चीन दोनों स्थित है। दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में फिर से क्या हो जाएगा? पश्चिम में फिर म्यांमार का क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान का अधिकार है, अर्थात हमारे भारत का अधिकार है। हिंद चीन के जो एरिया है वहां पे कुछ जो अधिकार है वो भारत का भी है और कुछ अधिकार किसका है? चीन का भी प्रभाव है। अभी देखो वर्तमान की घटना बता रहा हूँ, ये लगभग 2-3 दिन की घटना है। चाइना वाले ने हमारे भारत में घुस करके लगभग 60 किलोमीटर तक जमीन कब्जा कर लिया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर का एरिया पड़ता है चाइना में सटा हुआ, वहां के सैनिक ने, वहां की सरकार ने हमारे भारत का जमीन लगभग 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। अब देखो अब इंडियन जो सरकार है वो क्या एक्शन लेती है। लगभग 60 किलोमीटर तक हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, लगभग कई गांव उसके अंदर आ जाता है। 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। लगता है वार चालू होगा ना, लगता है युद्ध की संभावना भी बनी हुई है बॉर्डर पे। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध की संभावना बनी हुई है। आप समझे? तो ये हिंद चीन क्यों कहलाया तो पता चल गया। ये जो हिंद चीन चैप्टर क्यों नाम पड़ा, तो जो हिंद चीन का जो क्षेत्र है, हिंद चीन का क्षेत्र में कुछ एरिया पे हिंदुस्तान का अधिकार है और कुछ एरिया पे चाइना का अधिकार है। यही प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिंद चीन पड़ गया ना। क्या पड़ गया? हिंद चीन। चलिए आगे लिखने का प्रयास करेंगे। आगे लिखोगे इसके बारे में, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए,
अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, लिखिएगा हिंद चीन के कुछ हिंदुस्तान कुछ क्षेत्र पे चीन का प्रभाव, इसलिए लिखिए वियतनाम के वियतनाम के वियतनाम के वियतनाम के तोकिन, क्या लिखोगे, वियतनाम के तोकिन तोकिन वियतनाम के तोकिन, यहाँ पे लिख दिए तोकिन तोकिन एवं अन्नाम 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 तोकिन एवं अन्नाम अन्नाम में चीन का चीन का प्रभाव था, चीन का प्रभाव था, किसका प्रभाव था बाबू, चीन का प्रभाव था। देखिए क्या कर रहा है, वियतनाम जो था, वियतनाम जो कि हिंद चीन के अंदर ही आते हैं, वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम स्थान का नाम है, वियतनाम एक देश है, उसके अंदर ये दोनों क्या पड़ते हैं, एरिया पड़ते हैं। इसमें किसका अधिकार था, चीन का प्रभाव था, किसका प्रभाव था, चीन देश का। उसके बाद लिखोगे लाओस और कंबोडिया, अगला पॉइंट लिखोगे लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का क्या था बाबू, प्रभाव था। थोड़ा समझते हैं बाबू इसको, क्या करें समझिए, आपको पता होना चाहिए हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में लगभग 3 कंट्री आते हैं, कितने कंट्री आते हैं बाबू, डाउट प्रॉब्लम है कुछ क्या, हिंद चीन में कितने आते हैं, हिंद चीन में 3 देश आते हैं, कौन कौन, कौन कौन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अब देखिए यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम का जो क्षेत्र है वहां पे चाइना का अधिकार है, किसका अधिकार है, चाइना का। अब देखो यहाँ पे वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में किसका अधिकार है बाबू, चाइना का प्रभाव था। लेकिन लाओस और कंबोडिया देश है, यहाँ पे भारतीय का अधिकार है, किस रूप में, संस्कृति के रूप में। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, कौन रहते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला लोग कंबोडिया और क्या बोलते हैं लाओस में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते हैं। चाइना में भी, हालांकि धीरे धीरे चाइना में भी पूरी तरह से बौद्ध धर्म हो गया, पूरा चाइना क्या है, बौद्धिस्ट है ना। और मोदी जी जाते हैं या आपके भारत के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं वो जाते हैं अगर आउट ऑफ कंट्री कहीं पे, तो वहां पे बताते हैं, वहां पे ये नहीं कहते हम फल्ला देश से आए, हम चिल्ला देश से, वो कहते हैं हम बुद्ध के धरती से आए, किसके धरती से आए, बुद्ध के धरती से। खाली एक ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसको आप लोग अंग्रेज कहते हो, वहां देश है जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं हुआ, नहीं तो दुनिया का प्रत्येक कंट्री में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का भारी मात्रा में प्रचार हुआ, बौद्धिस्ट लोग अपना बौद्ध धर्म को अपनाते हुए लोग। वही कहा पे वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था, किसका प्रभाव था, चीन का। अब बताओ कुछ एरिया तो हुआ ना, कुछ एरिया पे कौन कब्जा कर रखा है, चीन, और कुछ एरिया पे हमारे भारत लोग संस्कृति के रूप में, इसलिए दोनों का अधिकार है उस क्षेत्र पे, इसलिए उसका नाम पड़ा हिंद और चीन, हिंदुस्तान और चीन। डाउट समझने में, चलिए आगे पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में आगे लिखोगे, लिखिएगा चौथी शताब्दी में 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 भारत वंशीय राजा भारत वंशीय राजा भारत वंशीय राजा भारत वंशीय राजा ने कंबूज भारतीय वंशीय राजा ने कंबूज राज्य कंबूज राज्य की स्थापना की थी, कंबूज राज्य की स्थापना कंबूज राज्य की स्थापना की थी, कंबूज राज्य की स्थापना कंबूज राज्य की स्थापना की थी, परंतु 16वीं शताब्दी में 16वीं परंतु 16वीं शताब्दी में कंबूज का पतन हो गया, कंबूज का क्या हो जाता है बाबू, पतन हो जाता है, कंबूज का
पतन हो जाता है, कम्बुज का पतन हो जाता है। कम्बुज का क्या हो जाता है? तो कम्बुज का पतन हो जाता है। कारण कि यहाँ पे 4वीं शताब्दी में भारत के राजा जो थे वो कम्बुज राज्य की स्थापना किए थे। किसकी राज्य की स्थापना किए थे? कम्बुज राज्य की स्थापना किए थे। लेकिन कारण कि 16वीं शताब्दी में क्या होता है, उसपे कोई दूसरा देश आकर के क्या होता है, अधिकार कर लेता है, उसका पतन हो जाता है। क्या होता है? पतन हो जाता है। अगला पॉइंट लिखोगे बाबू, लिखिएगा कम्बुज, 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 कम्बुज कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। कम्बुज भारतीय संस्कृति का, कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था या प्रधान केंद्र था, प्रधान केंद्र था, प्रधान केंद्र था। जो कम्बुज एरिया था, जिसको राजा, भारतीय राजा ने क्या किया था, उसको बसाया था, स्थापना किया था। वहां पे पूरा जो था यानी भारतीय कल्चर था वहां पे। उस देश में क्या था, पूरी तरह से भारतीय कल्चर को अपनाने वाले आदमी रहते थे, लोग रहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, राजा सूर्य वर्मा या सूर्य वर्मन इसको ही बोलते हैं, सूर्य वर्मा या सूर्य वर्मन एक ही व्यक्ति का नाम है, सूर्य वर्मन, सूर्य वर्मन यानी 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा या राजा सूर्य वर्मन, सूर्य वर्मन द्वितीय ने, द्वितीय ने, द्वितीय ने कंबोडिया ने, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया में अंकुर वाटिका मंदिर, अंकुर वाटिका मंदिर, अंकुर वाटिका मंदिर, अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ये कई बार पूछ रखा है, बताओ अंकुर वाटिका मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में। कहां पर है बाबू? कंबोडिया में। किस राजा के द्वारा अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, यह राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, तो निर्माण, निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, किस शताब्दी में करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में कराया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते आगे क्या करा। आगे जो टॉपिक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अब जो व्यापार करने के लोग आते हैं कहाँ पे? हिंद चीन में। और आपको पता है कि हिंद चीन जो था, हिंद चीन में कुछ एरिया पे किसका अधिकार था? चाइना का अधिकार था। और कुछ एरिया पे भारत के मानने वाले, भारत के संस्कृतियों को मानने वाले लोगों का क्या था? आधिपत्य था, अधिकार था, कवरेज, कवरेज था ना। तो चलते टॉपिक जो अगला लिखेंगे, अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये सब तमाम बातें आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। टॉपिक हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन, व्यापारिक, व्यापारिक कंपनियों का आगमन, व्यापारिक कंपनियों का आगमन, व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, हिंद चीन में किसका आगमन होगा बाबू? तो व्यापारिक कंपनियों का आगमन। लोग व्यापार करने आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, जिस तरह से भारत में आए थे और भारत को क्या किए थे? गुलाम बना दिए थे ना। यही बात किया था ना, भारत को क्या कर लिया था? पूरी तरह से गुलाम बना लिया था। उसी तरह अब हिंद चीन में भी लोग क्या आएंगे? व्यापार करने लिए आएंगे और इसका पतन करके चल जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे बाबू, पहला पॉइंट लिखोगे, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम, जिस तरह से भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाल। लिखोगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी 1510 में, सॉरी कितना, 1510 में
1510 एडी में 1510 एडी में मलक्का को, इसको मलक्का को यहां से लिखता हूं, मलक्का, मलक्का को, मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर, मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर, व्यापारिक केंद्र बनाकर, मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर 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 हिंद चीनी देशों के साथ, हिंद चीनी देशों के साथ, हिंद चीनी देशों के साथ, हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, देखिएगा, पुर्तगाल के बाद, पुर्तगाल के बाद, पुर्तगाल के बाद, पुर्तगाल के बाद हिंद चीन में, हिंद चीन में, पुर्तगाल के बाद हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में डच, कौन कौन से बाबू, डच, उसके बाद इंग्लैंड, डच इंग्लैंड, डच इंग्लैंड और फ्रांस आए। और कौन कौन सा देश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, अर्थात फ्रांस आते हैं, फ्रांस आए, फ्रांस आए। उसके बाद लिखोगे पुर्तगाली, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, इसमें नोट करके लिखना है, नोट करके लिखोगे, हिंद चीन में बसने वाले, हिंद चीन में, हिंद चीन में बसने वाले, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी, 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 हिंद चीन में बसने वाले, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलन कहा जाता था, कोलन बोले या कोलोन बोले, ठीक है, कोलन कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू, कोलन, कोलन कहा जाता था, कोलन कहा जाता था, कोलन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो कोलन कहा जाता था। कहीं कहीं कोलोन भी लिखा रहता है इसे, ठीक है, याद रखना, कहीं कहीं कोलोन भी लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, एक ही बात हुआ। अच्छा, तो कोलोन कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बाबू, क्या हुआ था कि अब धीरे धीरे क्या हुआ था, हिंद चीन में व्यापार वाणिज्य का विस्तार होने लगा, बहुत सारे देश व्यापार करने के लिए। आपको पता है कि सबसे पहले भारत में 1498 में 1498 में क्या हुआ था, पुर्तगाल आए थे ना, वास्को डी गामा के रूप में आए थे 1498 में, और उन्होंने अपने भारत के केरल के कालीकट तट पे आकर के और यहाँ से भारी मात्रा में मसाला लेके गए। कहाँ लेके आया, मसाला लेके गए, कहाँ, पुर्तगाल। उसके बाद उसी तरह से डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए ना, और सबसे शक्तिशाली ने अंग्रेज भारत में, हालांकि पुर्तगाल सबसे पहले आने वाले भारत में व्यापारी थे और जाने वाले भी क्या थे, सबसे लास्ट में 1960 के आसपास जाते, देश आजाद होने के बाद पुर्तगाल यहाँ से जाते। लेकिन वही कि मतलब शक्तिहीन होकर के यहाँ पे रहते, अंग्रेजों का वो भी शिकार हो गए थे। अंग्रेज इतना पावरफुल था तो सभी को मार बैठता था, सबको हरा दिया था। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, अभी पुर्तगाल पढ़ोगे, मतलब पुर्तगाल की एक रानी होती है और ब्रिटेन के एक राजा होता है। अब दोनों को शादी हो जाता है तो ब्रिटेन के राजा को बंबई दे देता, तिलक, लगता बापे वाला था ना, बंबई, तिलक बंबई दे दिया। अब बताइए, अपना भारत क्या बंबई, हाँ वो क्या हुआ, दोनों आकर के दूसरे देश से कहा गया, यहाँ पे शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया, पुर्तगाली से कर लिया शादी, कौन, इंग्लैंड। अब क्या क्या बोला कि भाई दहेज में क्या चाहिए, तो दहेज में उसको बंबई दे दिया पूरा। अब बताइए, बंबई अपना भारत का है, दे दिया दहेज में किसको, पुर्तगाल वाले को। किसको दे दिया, पुर्तगाल वाले ने किसको दे दिया, इंग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल आया था ना भारत में, पुर्तगाल आया था और अंग्रेज बाद में आया। तो देखा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, कौन, अंग्रेज प्रोग्रेस कर रहा है, बस प्रोग्रेस कर रहा है। क्या किया, उसको बोला चलो भाई शादी कर देते हैं। तो शादी करने के बाद क्या होता है, बंबई उसको जान दे देता है। इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ोगे इसी चैप्टर में। बाबू देखिएगा, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी कहाँ पे है,
हिंद चीन में 1510 में, लेकिन भारत की बात पूछे तो भारत में कब आया था? 1498 में, 1498 में ही भारत में आए थे। किसके रूप में आए थे? वास्को डिगामा के रूप में आए थे। उसके बाद करा मलक्का को, उसने किसका केंद्र बनाया? मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, सेंटर ऑफ द बिजनेस ना, वो सेंटर ऑफ यानी मलक्का को अपना केंद्र बनाया। हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया गया पुर्तगाल के बाद। हिंद चीन में डच, इंग्लैंड और बोलते बाबू डच आए थे, इंग्लैंड आए थे और फ्रांस आए थे, ये सब देश आए थे। नोट, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं? कॉलोन कहते हैं। क्या कहते बाबू? कॉलोन कहा जाता है। डाउट्स? चलते किसको रे? अरे उतना बात बच्चा समझता ना है कि दिक्कत हो रहा है ना। चलिए समझ रहे हैं, कोलोन कहा जाता है, इतना बात समझ सकता है क्या? कोलोन कहा जाता है। चलते अगला टॉपिक की ओर चलते। अगला टॉपिक क्या कर रहा है? अगला टॉपिक लिखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। ठीक है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। अगला टॉपिक लिखेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा आपका, टॉपिक हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कब से कब हुआ देखते हैं। तो कह रहा है कि 1862 में, 1862 में कोचीन किसका हो गया था? कोचीन चीन का, कोचीन चीन का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि जो 1863 में, 1863 में कंबोडिया, कंबोडिया 1863 में किसका हो गया? कंबोडिया का। उसके बाद आगे लिखोगे 1884 में, 1884 में अन्नाम, अन्नाम, अन्नाम। और 1904 में, और 1904 में जो था बाबू लाओस, लाओस। 1804 में क्या था? 1804 में जो था बाबू लाओस। ध्यान रखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ था। तो सबसे पहले ध्यान देना बाबू, फ्रांसीसी जब आए तो सबसे पहले 1862 में कोचीन पे अधिकार करता है, 1863 में कंबोडिया पे, 1884 में अन्नाम पे और 1904 में लाओस में। इस सभी तमाम जगहों पे जो क्या था, हिंद चीन में फ्रांसीसी का क्या हुआ था? प्रभाव पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है हिंद चीन, हिंद चीन में हिंद चीन यानी कंबोडिया में फ्रांसीसी का प्रसार कब हुआ? 1863 में। ये तमाम बातें, कुछ टॉपिक्स को याद रखना। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कर रहा है देखते हैं। अगला टॉपिक कर रहा है कि, अगला टॉपिक कर रहा है हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। हिंद चीन में लड़की बात नहीं करो, हिंद चीन में उपनिवेश जो होता है गुलाम, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? गुलाम। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हो? बोलोगे जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र पे मानसिक, शारीरिक एवं अन्य प्रकार से उसका शोषण करता है, उस पर अधिकार कर लेता है, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या बोलते हैं? उपनिवेश को कॉलोनी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसका, उस देश का क्या बोलते हैं? यानी ताकतवर देश का कमजोर देश क्या बन जाता है? उपनिवेश बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक जो हो जाएगा आपका, अगला टॉपिक हो जाएगा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। हिंद चीन में, हिंद चीन में उपनिवेश, उपनिवेश, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य। हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था? हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था? ठीक है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या उद्देश्य था उसके बारे में देखते हैं। तो क्यों, क्यों हिंद चीन में कोई भी देश आने का प्रयास करता था और उसको गुलाम बनाने का प्रयास करता था? पहला पॉइंट लिखोगे, नंबर फर्स्ट लिखोगे पहला पॉइंट, फ्रांस द्वारा, फ्रांस द्वारा, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश, अपना उपनिवेश, अपना उपनिवेश, अपना उपनिवेश बनाने का, बनाने का प्रारंभिक, बनाने का प्रारंभिक, प्रारंभिक उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य डच,
प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों डच एवं ब्रिटिश कंपनियों डच एवं ब्रिटिश कंपनियों डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक के व्यापारिक के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा 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 का सामना प्रतिस्पर्धा का सामना करना था यानी समझिएगा, कहा कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। फ्रांस सोचता था कि हम क्या करें, पूरे हिंद चीन पे अपना कब्जा करें। ठीक है, फ्रांस क्या चाहता था, पूरे हिंद चीन पर हम अपना क्या करें, रे बकलोलवा, यहाँ देखना, फ्रांस चाहता था कि हम पूरे देश पर क्या करें, पूरे हिंद चीन पर कब्जा करें। और उसके बाद जितने भी देश आए थे, डच आए थे, इंग्लैंड आए थे, स्वीडिश आए थे, फ्रांस आए थे, वो सोचते थे सभी देश को क्या करें, हम कंपटीशन में, व्यापार की कंपटीशन में हरा करके पूरा हड़प ले। कौन चाहता था, फ्रांस। इसलिए हिंद चीन में जो फ्रांसीसी प्रसार था, ये जितने भी थे, ये सब हिंद चीन का क्या एरिया है ना, हिंद चीन का एरिया है। और इसमें धीरे धीरे 62 में, 63 में, 84 में और 1904 तक क्या किया, पूरे एरिया को अपनी कब्जा में कर लिया। कौन, फ्रांस। ठीक है, वही कह रहा है फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, सामना करना था। डाउट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे फ्रांस को उपनिवेश से फ्रांस को उपनिवेश से कच्चा माल की आपूर्ति होती थी एवं कच्चा माल की आपूर्ति होती थी एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक कच्चा माल की आपूर्ति होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। बाजार भी क्या होता था, उपलब्ध होता था। बाजार यानी मार्केट, बाजार यानी मार्केट भी उपलब्ध होता था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। तीसरा पॉइंट लिखेगा, देखोगे पिछले समाज को सभ्य बनाना, पिछले समाज को सभ्य बनाना, विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। स्वघोषित दायित्व था। ठीक है, स्वघोषित क्या था, दायित्व था। तो बाबू देखिएगा यहाँ पे जो इसका क्या मंशा था, अर्थात हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, ये क्यों जो हिंद चीन में
अपना व्यापार पूरा तरह से प्रभुत्व जमाना चाहते थे, हिंद चीन के नागरिकों को गुलाम बनाना चाहते थे। तो इसका रीजन देखिए, पहला रीजन है फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य था कि डच जो आया था इसके बाद फ्रांस के बाद, उसके बाद कौन आया था, ब्रिटिश आया था, इंग्लैंड आया था, और व्यापारिक कंपनियों का प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। सोच रहे थे अगर मैं यहाँ के नागरिक को पूरी तरह से गुलाम बना लेता हूँ तो मेरा मनमाना चलेगा, मैं जैसे भाव में बेचूंगा हर सामान को वैसे बिकेगा, मैं जिस देश के साथ व्यापार करना चाहूंगा उस देश के साथ करूंगा, जिस देश के साथ नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। ठीक है, ये पूरा इसका मंशा ये था। फ्रांस को उपनिवेशवाद से कच्चा माल प्राप्त होता था। क्या माल प्राप्त होता था? कच्चा माल। जैसे कच्चा माल में गैस हो गया, एलपीजी गैस, ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम हो गया ना, ये तमाम जो कच्चा माल होता था ये सब इससे प्राप्त होता था। आपूर्ति होती थी, उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार मार्केट भी उपलब्ध होता था। और ये जो एरिया है हिंद चीन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ एरिया क्या पड़ता है, भारत का भी पड़ता है, कुछ एरिया चीन का भी पड़ता है। तो दोनों देश जो होता है ये इंटरनेशनल मार्केट के तौर पे बहुत अच्छा माना जाता है स्थान। ठीक है, इसको मार्केट भी उपलब्ध हो जाता था। अब देखिए, पिछले समाज को सभ्य बनाना, विकसित यूरोपीय राज्यों को स्वघोषित करना, अर्थात इसमें इसके जो देश थे, कौन, मतलब फ्रांस के जो दो देश थे, और उसमें जो उनके पुराने पीढ़ी पिछड़े हुए थे हर क्षेत्र में, मतलब हर डेवलपमेंट में, उसको सोच रहे थे, इसको सोच रहे थे मैं सभ्य बना, पिछले 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 या पिछले कर दोगे, पिछले का मतलब उनके पुराने पीढ़ी में जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, मूर्ख लोग थे, उसको सुधारने का क्या कर रहे थे, विकसित यूरोपीय राज्यों को स्वघोषित दायित्व था ना, इनको पूरी तरह से अपने देश को सुरक्षित बनाना था व्यापार के माध्यम में, टेक्निकल के माध्यम। ठीक है, तो ये बाबू था किसका, ये था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। इसमें कम से कम 2 वीडियो और बनेगा, तब जाकर के ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। और अभी तक मैं इतना पढ़ाया हूँ, क्या समझने में किसी को दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ है? ठीक है बाबू, फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है और सभी को तमाम बातें को याद रखना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।